Hi everyone, welcome back to Tiny Classes. First of all, good evening to everyone. सिर्फ संध्या आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? बढ़िया है। आज आइए आपकी क्लास को कंडक्ट करते हैं। यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 4 और हम क्लास को कर रहे हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न करवाऊंगी जो कि अति लघु उत्तरीय हैं। दैट मीन 1 नंबर के ये प्रश्न हैं। अति लघु उत्तरीय में जो प्रश्न आते हैं वो बहुविकल्पी में भी बनते हैं और वो लघु उत्तरीय में भी बनते हैं। सिर्फ फर्क इतना रहता है कि बहुविकल्पी में आपको उसमें से कुछ चूज करना रहता है और लघु उत्तरीय में आपको उसको 2-4 लाइन और ज़्यादा बनाकर लिखना रहता है। कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ ये अति लघु उत्तरीय में ही आएगा। तो इससे प्रॉफिट क्या होता है कि हम हर तरीके के टॉपिक को करते हैं प्रश्न, फिर हमारे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं कि उसमें आएगा तो बात को कर देंगे, इसमें आएगा तो लिख देंगे। तो एक साथ आपके कई सारे सोर्सेस तैयार होते रहते हैं और इसी मोटिव के साथ मैं यहाँ पर थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ, कंप्यूटर की क्लासेस हो चुकी है। मैं आपको सिर्फ रिवीजन, हमारी क्लासेस चल रही है, रिवीजन ही हो रहा है। थंबनेल पर हमेशा टॉपिक क्या है, कितने बजे क्लास चल रही है, कौन सी क्लास चल रही है, नीचे हेडिंग सब कुछ पूरा प्रॉपर थंबनेल पे मेंशन रहता है। तो आप लोग क्लास में एंटर करने से पहले थंबनेल जो बाहर की रहती है उसको एक बार पढ़ा करिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या। और जितने भी ये क्वेश्चंस के पीडीएफ बना रही हूँ ना, इसकी कोई स्पेशल प्लेलिस्ट नहीं है। साइंस का पीडीएफ साइंस में, हिंदी का पीडीएफ हिंदी में, मैथ का मैथ में, ग्रामर का जिसका जो सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ उसी में मिलेगा, ताकि कोई बच्चा इधर उधर परेशान ना हो। चलिए बात कर लेते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। मैं हूँ शानी। अब आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर कोई पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझे मेल करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शानी क्लासेस। 5000 से ज़्यादा वहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी है, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। और वहाँ पर कांटेक्ट करके आप राज सर उनसे अपने नोट्स को लीजिए और पढ़िए, मेहनत करिए, हर एक चीज़ अच्छे से अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो एक न्यूज़ है कि आपकी वैकेंसी को लेके जो सीन है फ्रेंड्स, देखिए कोर्स हो रहा है। डीलेट 2021 में भी एडमिशन हुआ, 22 में भी एडमिशन हुआ। एडमिशन की संख्या थोड़ी कम होती गई, वो देखा गया है। लेकिन ये है कि जब कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट, कोई नियम बना है, हो रहा है, ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो वैकेंसी अगर मान लीजिए 2023 में नहीं आती है तो 24 में मान लीजिए नहीं आती। चुनाव है 24 में, तो उम्मीद है कि चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव, उसी में सारा कुछ देखने को एक उम्मीद है कि होगा। अगर नहीं होता है तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक बार वैकेंसी नहीं निकालेंगे। तो आप अपनी प्रिपेयर करिए, मेरिट लिस्ट के साथ प्रतिभाग करिए। आप कभी ना कभी तो ये बात आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आएगी, बस ये इतना फर्क रहेगा। तो आप ये कोर्स जब कर रहे हैं तो बिना बैग के चाहिए, ये करिए कि बिना बैग के निकले, और वहाँ तक आज नहीं 2 साल बाद आएगी, तो 2 साल तक आप कोई पार्ट काम कर लिए, प्राइवेट काम करिए, फिर जब आएगी तब के लिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये चीज़ पहले से अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको जो मेरिट लिस्ट है वो 90% के ऊपर चाहिए होगी। उसका टारगेट बनाकर चलिए कि हर कीमत पर हमें 90 बनाना। अच्छे से मेहनत करेंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आएगा हर एक प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न को पढ़िए। मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखाऊंगी, हर एक चीज़। ये सारे पीडीएफ भी आपको मिलते हैं, देती भी हूँ। कुछ कुछ चीज़ें भूल आते हैं, बट ये है कि हम आपको देते हैं और ये भेज देंगे। ठीक है, होली के पहले के जितना क्वेश्चंस वाला करवाए हैं वो हम आपको आराम से भेज देंगे, ताकि आप सब रिवीजन कर ले, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए पहला एक प्रश्न है कि लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है? पेन आप जानते हैं, उसके आगे सिर्फ जुड़ा है लाइट, यानी कि कुछ लाइट वाली पेन होगी। तो ये क्या होती है? तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे कि लाइट पेन एक निवेश युक्ति है। निवेश युक्ति का मतलब है कि ये एक इनपुट डिवाइस है। आपको जब विकल्पीय प्रश्न बनेगा तो उसमें ये बनेगा, पूछेगा कि लाइट पेन कैसी युक्ति है, आगत है, निर्गत है, मतलब इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, कोई नहीं, दोनों है। ऐसा आपको 4 ऑप्शन चूज करने को मिल जाएगा, तो उसमें से एक आपको चूज करना होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न तो हमारा पहली लाइन में ही मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? यही मैंने आपको बोला था कि हम कोई भी प्रकार का प्रश्न करें वो आपको दोनों में पूछ सकता है। तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है, यानी कि एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल लगी होती है। एक स्मॉल सी इसमें विशिष्ट पेन होती है, उसमें एक फोटो सी सेल डाली जाती है, जिसमें चिप वगैरह भी लगी रहती है, कुछ रेज का भी उसमें अप एंड डाउन होता है। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता है। उस पेन को हम लेके स्क्रीन पे, या कोई बोर्ड है, डिजिटली बोर्ड है, उस पर हम घुमाते हैं
और जब भी हम उसको आदेश देते हैं, उसको चलाते हैं, उससे कुछ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो इमेज स्क्रीन पर संकलित हो जाती है, जिससे प्रिंट तैयार किया जा सकता है और फिर वो जो है उस पर चलने लगती है। जैसे आप देखो अपने फ़ोन पे, फ़ोन जो आपके पास एंड्रॉयड सेट है उस पर आपकी फिंगर टिप काम करती है, वो जो चलता है। लेकिन आप लैपटॉप लिए रहोगे तो आपकी उसकी जो फिंगर टिप होती है आपकी, वो उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि लैपटॉप टच स्क्रीन का नहीं। मैकबुक, मैक प्रो लेंगे तो वो चीज़ आपकी, आईपैड आप ले लेंगे तो आपका चलेगा, ठीक है। डिजिटली आप जो है एक बोर्ड और आता है, वो भी आप लेंगे तो वो भी आपकी फिंगर टिप से चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं डिजिटल बोर्ड्स ऐसे आते हैं जो फिंगर, जैसे प्रोजेक्टर, बड़े बड़े प्रोजेक्टर होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, वो फिंगर टिप पर नहीं चलते, उनका एक स्पेशल मार्कर होता है। तो लाइट पेन आपका वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है। जो डिजिटल बोर्ड होता है पढ़ाने का, जो कि मैं भी खरीदूंगी, अभी नहीं लेकिन बाद में खरीदूंगी, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है। इसलिए मैंने वो कार्य अभी पेंडिंग में रखा है कि जैसे सामने आके जब पढ़ाया जाता है तो वो जो प्रोजेक्ट है वो 2 से 2.5 लाख का पूरा प्रोजेक्ट होता है। पूरा कैमरा, प्रोजेक्टर, बड़ा सा डिजिटल बोर्ड, लाइट पेन वगैरह, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट का एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में ही करूँगी, वक्त लगेगा। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी क्लासेस, तो जिस पेन से लिखते हैं वहाँ पर नॉर्मल पेन से भी लिखोगे चलेगा, लेकिन उनकी एक पर्टिकुलर अपनी लाइट पेन भी होती है, जिससे वो आसानी से उस पर लिखते हैं और स्क्रीन भी सही रहती है और लिखते बनता है। तो यानी कि टोटल मिलाकर आपने क्या देखा कि ये एक जो है इनपुट डिवाइस होता है। एक प्रश्न 2 नंबर में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 नंबर में इतनी बात लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका नंबर पूरा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, फिर पूछ रहा है अल्फा न्यूमेरिक कीज जो होती हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक कुंजियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक जो कुंजियाँ होती हैं, या कुंजी पटल यानी कि जो आपका कीबोर्ड होता है का केंद्रीय भाग होता है, सबसे सेंटर मध्य भाग होता है, जिसमें वर्णमाला के अक्षर ए से जेड, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के पूरे उसमें अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। उनमें नंबर्स रहते हैं, 0 से लेके 9 तक नंबर रहते हैं। उसमें ब्रैकेट के कैरेक्टर्स है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बंद करने का, कॉमा, डबल एंडेड कॉमा, कुछ कैरेक्टर्स है, ये एक्सक्लेमेशन का साइन, डॉलर है, ठीक है, एट द रेट है, एक्सक्लेमेशन है, एंड है, परसेंट है, कर्ली ब्रैकेट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वो पॉइंट लगाने के लिए प्लस माइनस गुणा भाग, सारे मैथ के जितने भी कैलकुलेशन वाले कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे कीबोर्ड में दिए होते हैं। और इसके अलावा जो शिफ्ट की होती है, इंटर की होती है, बैक स्पेस की होती है, टैब की होती है, स्केप की, अल्ट की होती है, ये भी होती है। देखो ये इंटर वाली की, हमेशा कोई चीज़ सर्च करनी है, नीचे आना है तो हम इंटर दबाते हैं। अगर मैं नीचे कोई चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे, यहाँ खत्म हो गया तो इंटर दबाएंगे कि लाइन यहाँ शुरू हो जाती है। फिर आपको ये बैक स्पेस है, जैसे आपने कोई लिखा है, ये बैक स्पेस कुंजी यहाँ पर जो लिखी हुई है, यही कुंजी पटल की जगह लिखी होती है, तो यहाँ और इसके बीच इतना बड़ा डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस की को दबाते हैं, यहाँ आगे रख के ऐसे दबाएंगे तो ये स्पेस कम हो जाएगा। स्पेस बार में शिफ्ट की, कोई चीज़ को शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे करना है। टैब की होती है, टैब की से यहाँ से कोई चीज़ लिखी हुई है, यहाँ तक आपको लेके जाना है, तो टैब की आप दबाओगे तो ये जो यहाँ पर लिखा रहेगा ये यहाँ होते 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा। टैब की होती है, स्केप की बंद करने के लिए होता है, अल्ट की आपको बहुत सारे ऑप्शन खोलने के लिए होता है। तो ये सारी जो है अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक कीज़ होती है, जिसमें आपके ए टू जेड वाले भी पूरे पूरे आते हैं, आपके उसमें कैलकुलेशन वाले भी सब, जोड़ घटाना भाग गुणा सब कुछ आता है, परसेंट आता है, डॉलर आता है, साइन आता है, और भी कॉमा, डबल कॉमा, स्पेस बार, बहुत सारी कीज़ वहाँ पर आपको हर एक कीबोर्ड में दी रहती हैं। तो ये है आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, ठीक है, क्लियर। दूसरा प्रश्न, आगे चलिए। न्यूमेरिक कीज किन्हें कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। उत्तर में आप बताएंगे न्यूमेरिक कीज या कुंजी पटल पर दाएं भाग में होती है, ठीक है, दाएं साइड पे होती है। आपके राइट साइड पे हम लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, दाएं साइड का मतलब राइट साइड। आपके कीबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके दाएं साइड पे नंबर लॉक दिया रहता है और वहाँ पे 0 से लेकर 9 तक की पूरी गिनतियाँ दी रहती हैं। तो ये दाएं साइड में होता है। इसमें कुल 17 कुंजियाँ होती हैं, उसमें 0 से 9 तक की भी अंक दिए होते हैं। इनमें से 4 कुंजियाँ दिशा बताती हैं। 4 बटन उसमें जो होती हैं वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए होती हैं, जिनको एरो की कहते हैं, जो कर्सर को चलाने में कार्य करती हैं। और नंबर लॉक का, पेज अप का, पेज डाउन का, इंटर का, ऐसे वहाँ पर भी कीज दी होती है आपके दाएं साइड पे। अगर आपके पास कीबोर्ड है, मैंने आपको लाइव क्लास में कीबोर्ड वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया है। हम एक दिन आपको पूरा माउस का चित्र लेके, कीबोर्ड का चित्र लेके, प्रिंटर का, सीपीयू का सारा चित्र लेके, या तो लाइव क्लास में आएंगे, सारा फिगर एक में रख के आपको सब जूम करके पूरा ब्रीफ आउट करके दिखा देंगे, नहीं तो हम पीडीएफ बना के क्लास लगाएंगे ताकि आप हर चीज़ की कीज़ को पहचान पाए कि कहाँ है।
जैसे आप में से अगर कोई अगर लैपटॉप यूज़ कर रहा है, आपके पास किसी के पास लैपटॉप कीबोर्ड वगैरह है, तो ये बात आपको उस पे अगर आप काम करते हो तो आपको पता है। जैसे हम लोग इतने समय से मैं कीबोर्ड का और लैपटॉप के कीबोर्ड का और सब का इतना कीबोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चौबीसों घंटे मेरा इसी में बीतता है। मुझे ये बात मैं आँख बंद करके आराम से बैठ के मुझसे कोई पूछेगा कि ये बटन कहाँ पर है, तो मैं उसको बता सकती हूँ बहुत फ्रेंकली कि ये वाले बटन यहाँ पर है, ये वाले बटन यहाँ पर। क्यों? रीज़न क्या है कि हमने इतना देख लिया, इतनी बार यूज़ किया है, मेरी उंगली बैठ गई। बहुत सारे लोग टाइपिंग करते हैं तो उनको कोई चीज़ टाइप करनी होती है तो पहली बार सभी करते हैं, वो एक एक लेटर को खोजते हैं, ये वाला काम। हम लोगों को क्या है, आदत हो गई, हम लोग को पता है, हम लोग बिना देखे सामने देखते हैं तो फटाफट टाइप करते हैं। मैं इतनी सारी टाइपिंग ये जो करती हूँ, सब इतना मैनेज करती हूँ, सब कैसे होता है? क्योंकि मेरी स्पीड बन चुकी है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको मैं इमेज के तौर पर दिखा दूंगी, आप देख लेंगे तो आप खुद नहीं कंफ्यूज होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। वैसे भी फ्रेंड जो चीज़ हम यूज़ करते हैं पता होता है ना कौन सा कहाँ पर है, उसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है? केंद्रीय संसाधन इकाई किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में बताइए, ऐसे प्रश्न आपको बनेगा। तो केंद्रीय संसाधन इकाई को इंग्लिश में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सीपीयू का दिया है, ये इसका हिंदी में है केंद्रीय संसाधन इकाई। निवेश इकाई के माध्यम से जब आप कोई इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई चीज़ इंटर कर रहे हैं, से प्रविष्ट किए गए आंकड़े, जो इनपुट डिवाइस के द्वारा आंकड़े दिए जाते हैं, प्रयोक्ता के द्वारा उसको प्रविष्ट कार्य किए गए निर्देशों के अनुसार सीपीयू इकाई प्रोसेसिंग की जाती है। यानी कि आप जब भी कोई इनपुट डिवाइस है, चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, या कुछ भी हो, जिसके द्वारा आप उसमें इनपुट दे रहे हैं, और उस इनपुट पे जो प्रोसेसिंग का काम होता है, उन डाटा पे जो काम होता है, कैलकुलेशन, जोड़ घटाना भाग कुछ भी हो रहा है, तो वो प्रोसेसिंग कहलाता है। वो प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को कहते हैं। केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर का एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जहाँ पर सूचना की गणना और उनका विश्लेषण क्या है, सूचना की कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाना करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, कितना प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, हर एक चीज़ का मैनेजमेंट उनके पास रहता है। जो भी इनपुट वहाँ पर उनको दिया जाता है या जो कार्य उनको वहाँ पर दिया जाता है। क्लियर? तो 3 प्रश्न मैंने अभी तक आपको बताया, समझ में आए? किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक करिए। चलिए आगे बढ़िए। सीपीयू क्या होता है लिखने को आएगा, फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म की क्लास भी लगा देंगे ताकि आपके फुल फॉर्म का रिवीजन हो जाए। आइए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज का 5वां क्वेश्चन। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को बताइए। केंद्रीय संसाधन इकाई क्या होती है वो एक अलग क्वेश्चन है, उसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए दोनों मैंने आज ही लिया कि दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। क्योंकि जो संरचना पूछ रहा है तो उसका आकार, उसका पूरा पद्धति पूछ रहा है, और अगर क्या है तो वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर है कि केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना, तो आपको इसका एक अलग उत्तर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर, आइए बताते हैं आप क्या लिखेंगे। तो आप लिखेंगे उत्तर में, केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना के बाद में आगत इकाई, निर्गत इकाई यानी कि आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सहसंयोजन से, मतलब इनके संबंध से, इनकी सेटिंग से संपूर्ण कंप्यूटर निर्मित होता है। पूरा एक कंप्यूटर बनता है क्योंकि उसके द्वारा कार्य किया जाता है। कंप्यूटर की तरह संसाधन प्रक्रिया करने में और प्रोसेसिंग करने में सीपीयू में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि सीपीयू के पूरे हाथ में, उसके कंट्रोल में रहती हैं। पहली जो है वो है प्रारंभिक स्मृति, यानी कि वो एक प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंतर्गत, अथवा उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। बोथ आर सेम, इस बात के लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कंप्यूटर की जो प्रणाली है, कार्य पद्धति, इसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें आपकी रैम और रोम आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आपका सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क ये सब आता है, हार्ड ड्राइव वगैरह आती है। इस बात से बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मेमोरी का जो टॉपिक है वो बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, जिससे प्रश्न बड़े ज़्यादा बनते हैं। तो पहला जो 3 मेन कंपोनेंट सीपीयू का, 3 इसके बेटे हैं कह सकते हैं, 3 इसके बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टर है कह सकते हैं, जिसके थ्रू ये फिर कोई काम उनके बराबर नहीं है तो कोई काम पॉसिबल है ही नहीं कि हो जाएगा। तो पहला है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं। फिर सीयू होता है, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, नियंत्रण इकाई कहते हैं। और तीसरा जो है वो है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट।
हिंदी में भी सभी इकाइयों का फुल फॉर्म याद होना चाहिए और इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरीके से आपको पूछ लिया जाता है। तो ये आपका रहा 5वां प्रश्न। जो संरचना इकाई है, जो सीपीयू की जो संरचना इकाई है, उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सीयू होता है और एक आपका एएलयू। सीयू क्या होता है? हर एक चीज़ को कंट्रोल करके रखता है कि कंट्रोलिंग पावर कितना कार्य हुआ, पूरा मैनेजमेंट देखना सीपीयू का कार्य है। सबको सीपीयू कार्य बांट देता है, मेमोरी अपने पास स्टोर करके रखती है और एएलयू उस पर जो है कैलकुलेशन, डिस्टिली वैल्यू को निकालना, उत्तर को निकालना, ये सारे कार्य करता है। तो ये आपका 5वां प्रश्न यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 6ठा क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बारी पूछा गया है, 1 नंबर में 2 नंबर में भी। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता। ये बात आपको मालूम है कि कंप्यूटर कोई काम खुद से नहीं करता जब तक उसको कोई टास्क या कोई कार्य उसको इंटर करके दिया नहीं जाता है। इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा ही संचालित किया। कंप्यूटर का जो कार्य हो रहा है, कंप्यूटर जो इतने सारे कार्य कर रहा है, उसमें पहले से प्रोग्राम बनाकर डाला जाता है। डाला मतलब कहा जाता है कोडिंग की जाती है। कोडिंग कौन करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। तो उनके प्रोग्राम्स को कोड करके लिखा जाता है, उनको पहले से हर एक काम को कोड करके लिख के बता दिया जाता है। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो विभिन्न अलग अलग कार्यों को करते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए उसको बनाया जाता है, इसीलिए उसमें कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के फीचर्स होते हैं। इन कंप्यूटर के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के ये सारे संपूर्ण जो छोटे छोटे हब्स हो जाते हैं वो मिलाकर सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार का होता है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो पहले से निर्मित किया जाता है कोड के माध्यम से, जिसमें सी, जावा, C++, .NET, पाइथन ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है और उनके द्वारा कोड करके पहले से टास्क को उनको डिफाइन करके उसमें इन्वर्ट करके डाला जाता है। फिर जब कोई यूज़र होता है, उनको ऐसे कोई टास्क देता है, उनका टास्क और उस कोडर की वो लाइन अगर मैच करती है तो वो उस चीज़ को सर्च करके आपको वहाँ पर उसके सामने आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट दिखा देते हैं। तो ये सारा कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, डेफिनेटली आप कर लेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, प्रश्न बहुत बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? तो आप कहेंगे कि 2 प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक अनुप्रयोग। कहीं कहीं ये 3 प्रकार का भी लिखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी 2 ही जाने। तीसरा जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो 2 मेनली हर जगह आपको 2 दिखेगा, लेकिन एक कहीं कहीं आपको 3 भी दिखेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार, एक सिस्टम, एक अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनकी भी एक अलग अलग परिभाषा आपको आ सकती है, तो यहाँ पर हम वो भी देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को, उस समूह को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम का हम एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स का एक ऐसा कलेक्शन कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसको पूरा मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है। जो बनाने वाले इन्वेंटर होते हैं वो उसको बनाते हुए हैं, सॉफ्टवेयर बिल्डर जो होते हैं ऐप बनाते हैं, जो iOS पर कार्य करते हैं, तो वो सारे लोग इसको बिल्ड करते हैं ताकि कंप्यूटर को फ्रिक्वेंटली और यूज़र फ्रेंडली बनाकर यूज़ किया जा सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें प्रयोगकर्ता स्वयं द्वारा, यानी कि जो यूज़र होते हैं वो कोडिंग वगैरह स्वयं करते हैं, पूरी हर एक चीज़ को, सिस्टम की सेटिंग्स को। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज़ मैं बता रही, समझ जाओगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब पहले समझ दो तो आप सिस्टम। एप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे कोई प्रोग्राम उसमें डाला गया है, आप उसको जैसे पर्टिकुलर उस ऐप को खोल के जाके सर्च कर रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन में आएगा। लेकिन सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आप लैपटॉप लिए और लैपटॉप में पोर्ट होता है, पोर्ट में आप जाके पेन ड्राइव लगाओगे, प्रिंटर लगाओगे, प्लॉटर लगाओगे, प्रोजेक्टर उसमें पिनअप करोगे, तो वो सारा जो तार के द्वारा उसमें जाके टच होता है, चलता है, जो एक छोटे से पैड पे हम लिखते रहते हैं और बड़े से हमको जो है स्क्रीन पर दिखता है, तो वो सारा जो कार्य होता है, जो हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके चलने पे अच्छा बना देता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। और उसमें जो एप्लीकेशन वगैरह यूज़ की जाती है, जो साइटें खोली जाती हैं, जो अलग अलग हिस्ट्रीज निकाली जाती है, जो भी कार्य होता है, या कोई अलग प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना, प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वहाँ पर काम करना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, और प्लेटफॉर्म को बनाना जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है, क्योंकि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक कुछ दिमाग में घुसा, क्लियर समझ में आया कि ये बात बहुत बच्चे भूल जाते हैं दोनों है क्या। तो ये प्लेटफॉर्म पे कार्य करना होता है, हाँ, ये प्लेटफॉर्म को बनाना होता है, ताकि आप इसके साथ सब कुछ जोड़ के अच्छे से कर पाओ, कार्य को अच्छे से यूज़ कर पाओ। आगे बढ़ते हैं।
डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव बताइए। जो डेस्कटॉप पे आप लैपटॉप खोलते हो, कंप्यूटर खोलते हैं, डेस्कटॉप की स्क्रीन खुलती है, उस पे जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है वो बताना है। तो विंडो एक्सपी की अगर हम बात कर लें, सफलतापूर्वक लॉग ऑन आप उस पर करोगे, जाओगे लॉग करके लॉग ऑन करोगे, ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर की एक स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी, उसमें एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। विंडो एक्सपी का महत्वपूर्ण पक्ष उसकी लचीले गुण है, मतलब सबसे अच्छा वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसके कारण यूज़ करने वाला व्यक्ति डेस्कटॉप की सेटिंग पर ही सब कुछ को रखता है, सारे छोटे छोटे आइकन्स को रखता है, और जैसे वो खोलता है वहाँ पर उसको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो डेस्क जब भी कभी भी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को हम ओपन करते हैं तो हमारे आंखों के सामने जो स्क्रीन एक खुल कर आती है वो डेस्कटॉप कहलाती है, और हम उस पर माई कंप्यूटर रख लेते हैं। माई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है पता है, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर डिवाइसें होती हैं, लोकल ड्राइव सी ड्राइव होती है, DRIV ड्राइव सी ड्राइव, ये तो वो ड्राइव इसके अंतर्गत होती है। माई डॉक्यूमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, PDF रहता है, फाइल रहती है। रिसाइकिल बिन में सारा कचरा रहता है। माई नेटवर्क प्लेस में आपके नेटवर्क से कनेक्टेड। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक ब्राउजर होता है। टास्क बार जो नीचे रहता है वहाँ पर स्टार्ट मेनू बटन दिए रहते हैं, स्टार्ट मेनू से आप सब कुछ खोल पाते हो, और बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, फोल्डर होते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, वही से नया फोल्डर बना सकते हैं। तो ये सब हम कहाँ पर रखते हैं, स्क्रीन पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रिसाइकिल बिन की विशेषता क्या होती है वो आपको पता है। रिसाइकिल बिन होता क्या है, रिसाइकिल बिन कचरे का डिब्बा होता है। वो कचरे का डिब्बा कंप्यूटर का कचरा होता है। हम जब कोई पिक्चर्स है, मूवी है, क्लिप है, कुछ भी डिलीट करते हैं, और जब उसको डिलीट करते हैं रिसाइकिल बिन में जाता है। तो विशेषताओं के तौर पर पहला पॉइंट ये है, रिसाइकिल बिन को खोलकर उसमें कंटेंट को देखने के लिए डेस्कटॉप पर प्रदर्शित रिसाइकिल बिन का आइकन, मतलब रिसाइकिल बिन का एक ऐसा ब्लू कलर का आइकन होता है, अलग अलग कलर में भी आता है, ऐसे वहाँ पर रिसाइकिल बिन दिखा रहता है। ठीक है, उससे ढक्कन बना रहता है, जैसे डस्टबिन का ढक्कन होता है ऐसे ढक्कन बना होता है। ठीक है, समझ में आता है कि ये कचरे का डिब्बा है, तो इसका एक लोगो होता है, आइकन होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखता है। रिसाइकिल बिन में डाली गई फाइल या फोल्डर तो उसमें स्टोर रहती है। जब हम कोई चीज़ फाइल फोल्डर उसमें डाल रहे हैं यानी कि डिलीट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और वो स्टोर में स्टोर, जब तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे वो तब तक वहाँ से रिमूव नहीं होता है, और वो स्पेस भी ज़्यादा आपका नहीं लेता है। वो कचरे की बिल्टी होती है आपके कंप्यूटर की, ये हर जगह, हर डेस्कटॉप में भी होती है, हर लैपटॉप में। जब हम कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो वहाँ से उड़ के अपने आप, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली रिसाइकिल बिन में आ जाता है। उसको ऐसा प्रोग्राम पहले से बताया गया था। जब भी आइटम को डिलीट बटन दबाकर हम डिलीट करते हैं तो विंडोज से रिसाइकिल बिन में चला जाता है। ठीक, और उसके बाद रिसाइकिल बिन में उपस्थित समाज डाटा को हम दोबारा अपनी पुरानी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम गलती से कोई चीज़ को डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, कोई फाइल है, फोल्डर है, और हमने सब सेलेक्ट किया और गलती से बाई मिस्टेक हमारा सही जो फोल्डर है PDF था वो भी डिलीट हो गया, और हम फिर डिलीट हो गया, हम खोज रहे नहीं बोला, परेशान होता, हम क्या करेंगे, जाएंगे रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में फिर वहाँ पर एक एक PDF को खोल के देखेंगे, हमारा वो PDF वहाँ होगा, तो वहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं तो रीस्टोर का ऑप्शन आता है। फिर वो फाइल उसी जहाँ पर से डिलीट हुई थी उसी लोकेशन पर आपको दोबारा से जाके मिल जाती है। अगर आप रिसाइकिल बिन से भी आकर डिलीट कर देंगे तो फिर उसको बैकअप लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई आपके पास चारा नहीं। फिर बैकअप लेने में बाकी बहुत सारे फाइल फोल्डर जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिसाइकिल बिन। नेक्स्ट देखिए, टास्क बार क्या होता है। 10वां क्वेश्चन है, टास्क बार किसे कहते हैं, लिखने को आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो नीचे का बॉर्डर होता है, वहाँ पर हमको टास्क बार दिखता है। विंडो पर कार्य करते समय आसानी से स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। ये सभी विंडो की स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो विंडो ओपन हो जाती है। जैसे आप विंडो MS वर्ड खोलो, एक्सेल खोलो, तो आप उसको तो खोलोगे ना तो नीचे उसका लोगो जो है वो खुल जाएगा, तो जिससे वो रिप्रेजेंट होगा कि टास्क बार में हमको दिखाई देता रहेगा। विंडो या प्रोग्राम के मध्य स्विच, मैंने आपको ये सारी चीज़ें नीचे दिखाई ही हैं, आपको पढ़ाते वक्त भी बताया टास्क बार क्या होता है। जब आप कोई फाइल, विंडो या कोई प्रोग्राम खोल रहे हैं तो उसका जो छोटा सा लोगो होता है उस टास्क बार में जाके ओपन हो जाता है। हम वहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हम चाहेंगे तो उसको परमानेंटली वहाँ पर इनबिल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आज मैं 10 प्रश्न लेकर आई थी, यही 10 प्रश्न करवाने को सोचा था कि कंप्यूटर के 10 प्रश्न आपको मैं यहाँ पे अति लघुत्तरी के करवाऊंगी, जिससे आपको लघुत्तरी का, अति लघुत्तरी का, बहुविकल्पी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो खूब बढ़िया शेयर करिए क्लास को, डेली आइए, पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत होती है तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। 5 बजे की क्लास में सभी को आना है, क्लास आपकी होगी, संस्कृत की क्लास होगी। ठीक है, बाय बाय।